इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, ईडीआई। इसमें क्या है, डेटा जो ट्रांजैक्शन डेटा है इसको हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, किसके बीच में, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, इन स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। एक फॉर्मेट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो फिक्स है पहले से, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। तो कहता है कि जब प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इज ए इंपॉर्टेंट द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कहता है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना एक बहुत टेढ़ा काम है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। इन ए टिपिकल बिजनेस इन्वायरमेंट ट्रांजैक्शन हैपन इन द डे, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन एक दिन में होती हैं। एंड मैनेजिंग दिस टास्क इज ए डिफिकल्ट एंड द प्रोन टू ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं एरर्स भी हो जाती हैं, एंड द वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत खर्चीला भी है ये वाला काम। कहते हैं कि बिजनेस में देखें तो एक बिजनेस के अंदर एक दिन के अंदर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें, समझें, तो काफ़ी सारी खर्चे भी होते हैं और वो मिस्टेक भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ से आता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की हेल्प से, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम एक मैनुअल प्रोसेस देखें, मैनुअल प्रोसेस में क्या है, मान लो एक कस्टमर ने ऑर्डर क्रिएट किया, फिर कस्टमर ने ऑर्डर को सेंड किया, आपने ऑर्डर रिसीव किया, फिर आपने ऑर्डर को एंटर किया, फिर इंटरनल सिस्टम के ऊपर डेटा गया, फिर आपने बिल तैयार किया, फिर आपने बिल भेजा, फिर उसने कस्टमर ने इनवॉइस फिर क्या किया, रिसीव किया, फिर उसने कस्टमर ने क्या किया, उस ऑर्डर को, उस इनवॉइस को एंटर किया। तो ये मैनुअल सिस्टम के अंदर अगर हम कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं तो ये प्रोसेस देखो कितना टाइम लगाएगी। बट ईडीआई में ऐसा नहीं है। ईडीआई के अंदर आपका काम क्या होने वाला है, पेपरलेस होने वाला है, और यहाँ पर हमको ज़्यादा लोगों की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो पेपर नो पीपल, ठीक है। तो अमोंग द वाइडली appreciated advantage of EDI is the speed in which the transaction can be processed। ट्रांजैक्शन को बहुत जल्दी तरीके से, तेज तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, और इसमें हमारी एफिशिएंसी जो ओवरऑल है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, हमारी सेविंग हो जाती है, काम हमारा ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होता है, और हमारी जो कॉस्ट है, जो हमारी खर्चे होते हैं वो 75% तक हमारे खर्चे क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो ईडीआई क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन अक्रॉस द कंपनी बाय एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट सच एज द परचेज ऑर्डर, इनवॉइसिंग, शिपमेंट नोटिस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसके अंदर जो भी हमारे बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करती हैं। बट ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी आप काम करो तो हमारे कुछ ये स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड के फॉर्मेट्स को, उन स्टैंडर्ड को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर प्रोसेसेबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्मेट बिटवीन द ट्रेडिंग पेमेंट्स। तो इसके अंदर जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं पहले से ही हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स है, और जो स्टैंडर्ड फिक्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, हर जगह पर हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो ऐसा इसके अंदर हम मानकर चल रहे हैं। तो इसके अंदर डेटा हमारा बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है, भेज सकते हैं। अब कहते हैं कि अगर ईडीआई की हम बात करें तो ईडीआई के बेनिफिट क्या हैं। पहली बात, रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स। अब आप सोच के देखो, आपके पास पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स हैं, पहले से आपका स्टैंडर्ड फिक्स है, आपको पता है कि वहां पर भी यही स्टैंडर्ड अप्लाई है, यहां पर भी यही स्टैंडर्ड अप्लाई है, रूल्स अप्लाई है मान लो, तो आपकी जो एरर्स के चांस है बहुत कम हो जाएंगे, आपका टाइम बचने वाला है, आपकी एरर्स कम से कम होने वाली हैं। दूसरी बात, रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग साइकिल टाइम। अगर हम बात कर रहे थे मैनुअल काम की, मैनुअल काम में देखो आपको कितने सारे स्टेप क्रॉस करने पड़ रहे थे, जो मैंने आपको इमेज की फॉर्म में बताया था। बट ईडीआई के अंदर क्या होगा, आपका पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और लोगों की भी जरूरत आपको उस काम के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि सारे काम आपके इलेक्ट्रॉनिक जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग का जो साइकिल है, पहले जो काम 10-15 जगहों से होकर क्रॉस होकर पूरा होता था, अब वो काम फटाफट से 1 या 2 प्रोसेस के अंदर ही पूरा हो जाएगा। तो जो प्रोसेस की जो साइकिल है ना, वो साइकिल हमारी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जो हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, परचेज डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर चाहिए या परचेज डिपार्टमेंट को कुछ ऑर्डर देना है या लेना है, तो वो
इंफॉर्मेशन आप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है, वो कहीं पर भी बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की बात करें, आपकी क्लास आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल के अंदर बैठे हो, मोबाइल आप दिल्ली ले जाओ, चाहे हरियाणा ले जाओ या पंजाब ले जाओ, तो वहीं पर आप कहीं पर भी इस डेटा को आप रिट्राइव कर सकते हो। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, उस चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं पर भी अवेलेबल करा सकते हो। फिर ये बात तो हमने पहले पढ़ी थी कि पेपर बेस हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, चाहे लीगल सिग्नेचर है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगे हैं। फिर कटिंग कॉस्ट, ये बात आपको पहले बताई थी कि जब हम ईडीआई को अप्लाई करते हैं तो हमारी 75% जो कॉस्ट है वो हमारी कटिंग हो जाती है, कम हो जाती है। तो टाइम इज मनी, है ना, टाइम भी बचेगा और हमारा कॉस्ट भी बचने वाला है। और कुछ रीज़न की वजह से ये प्रोसेस हमको बार बार रिपीट भी करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारे कहीं ना कहीं हमारे खर्चे भी बच जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है ये एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारे 10 से $15 पर ट्रांजैक्शन हमारे बच जाते हैं। फिर रिड्यूस इन्वेंट्री एंड बेटर प्लानिंग, तो इससे हमारा इन्वेंट्री के ऊपर भी कंट्रोल रहता है और हमारी जो प्लानिंग है फ्यूचर के लिए वो भी हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। अदरवाइज मैनुअल सिस्टम के अंदर हमको एक चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, तो प्लानिंग करना बहुत टेढ़ा है। और इसमें क्या आप इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, कंट्रोल भी हो जाता है और आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग बहुत जल्दी से कर पाते हो। फिर स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईडीआई की सबसे खास बात पता है क्या है, आपको जो कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन किस मीडियम के थ्रू करना है, कैसे करना है, कम्युनिकेशन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू करना है, ये आपको पहले से पता होता है। तो इसलिए बोल रहा है जो कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड मीन्स है पहले से फिक्स है, पहले से यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड साइड है, साइज है, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रहता है और उसमें गलतियों के चांसेस बिल्कुल कम से कम होते हैं। फिर बेटर बिजनेस प्रोसेसेस, जो बिजनेस की जो प्रोसेसेस है वो पहले से भी बेटर वे में होने वाली है, चाहे वो कम्युनिकेशन की है, चाहे वो ट्रेडिंग की है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सारी की सारी। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू आते हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स को बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं आई थिंक, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे काम आ गए, चाहे वो इंटरनेट मार्केटिंग के हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के हैं, सप्लाई मैनेजमेंट चेन है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, या ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन सिस्टम है, सारे काम आजकल बहुत बड़े लेवल पे होने लगे हैं, बस अंदर ही अंदर इंटरनेट के थ्रू होते रहते हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज इशू भी रहते हैं। पहली बात, प्राइवेसी को लेकर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मस्ट बी केप्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पार्टी। तो अगर जो भी आप ई कॉमर्स के अंदर डीलिंग करते हो तो पहले आप देख लो जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज पार्टी से थोड़ा हट के रहे, उसके पास इंफॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि उसके पास मान लो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपके पासवर्ड चले जाते हैं ना, तो वो आपकी चीज़ों का, आपकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो ये सिक्योरिटी इशू रहता है। फिर इंटीग्रिटी, द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी अल्टरेटेड और टेम्पर्ड, वो कहीं गलत फलत या झूठी इंफॉर्मेशन या उसको कोई नुकसान ना होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, सेंडर और रिसिप्टेंट को पहले इंफॉर्मेशन चेक करने से पहले एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन को चेक कर लेना चाहिए। चौथी बात, नो रेपुटाइजेशन, प्रूफ इज रिक्वायर्ड दैट द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वाज इंडीड रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आपसे कोई मांग रहा है तो उसकी आपको क्या करना है, उससे प्रूफ भी ले लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपके पास कोई कॉल आ जाता है जी, आपके खाते में जी 5 लाख रुपए डाल देंगे, आपको एक लिंक भेजना है, इस लिंक पे क्लिक करो, तो पहले उस चीज़ के बारे में पहले आप चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जिस बंदे का फ़ोन आया ठीक आया कि नहीं आया, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड के काम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो सिक्योरिटीज़ इशू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिक्योरिटीज़ इशू से पहले आप सामने वाले से प्रूफ मांग लो, सामने वाले को पूरा वेरीफाई कर लो, सारे काम कर लो, उसके बाद देखो, क्योंकि लालच के चक्कर में आजकल ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम ऑनलाइन होने लगे हैं। जैसे आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो और आपकी पेमेंट आपके बैंक में से कट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी मैटर्स, ये सिक्योरिटी ये क्यों मैटर करती है ई कॉमर्स में। कहता है कि सिक्योरिटी इज ए फंक्शन ऑफ थ्रेट विदाउट
कहते हैं सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है, कहते हैं सिक्योरिटी इज अ फंक्शन ऑफ द थ्रेट, विदाउट थ्रेट सिक्योरिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट दैट माइट नॉट हैव ए ग्रेट डील ऑफ द प्रैक्टिकल वैल्यू। कहता है जब तक आपके सामने चुनौतियां नहीं आती है, थ्रेट नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तक सिक्योरिटी का क्वेश्चन में नहीं है। अब कहते हैं कि थ्रेट क्या है, ए थ्रेट इज अ पोटेंशियल फॉर ए थ्रेट सोर्स टू एक्सप्लॉइट अ स्पेसिफिक, किसी भी चीज को हम वो नुकसान कर देता है। फिर अटैक क्या है, अटैक इज देयर फॉर द एक्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म को वो नुकसान कर देता है। ठीक है। रिस्क क्या है, रिस्क इज द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे मान लो कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, कहते हो ना कि इसमें रिस्क हो सकता है, रिस्क हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वही कह रहे हैं कि रिस्क का मतलब क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकल। ठीक है। अब मेन टॉपिक पे लेके चल रहा है, कहता है कि सिक्योरिटी ई कॉमर्स के अंदर क्यों जरूरी है। कहता है एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ई कॉमर्स इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम ई कॉमर्स के अंदर क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज करने का काम करते हैं। कैसे, वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से। तो इट्स अबाउट, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग। तो यू कैन यूज फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ वैल्यू, आपने पैसा दिया और सामने से आपको प्रोडक्ट मिल गई, सर्विसेज मिल गई या कुछ भी मिल गया। ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो यू केयर अबाउट प्रोटेक्टिंग द वैल्यूएबल थिंग्स दैट यू हैव, आपके पास जो भी चीज है आप उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड के नंबर हैं या क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है या पीछे आपके पिन लिखे होते हैं, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको वैल्यू करनी पड़ती है। किससे, अनऑथराइज्ड पर्सन से या अनऑथराइज्ड एंटिटी से, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इससे आपको फाइनेंशियली, सोशली या किसी भी और तरीके का भी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोशली की बात करूँ, मेरे को एक बात याद आती है, बीच में एक ट्रेंड चल पड़ा था कि आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और सामने वाला बंदा कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है और सामने वाला ऐसे कोई उल्टी सीधी या कोई गंदी हरकतें कर रहा है या कुछ भी कर रहा है मान लो। अब जैसे ही वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, वीडियो कॉल के अंदर क्या हुआ, आपका तो फोटो आ गया वीडियो कॉल के अंदर, उसने क्या किया, वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली। सामने वाला तो हरकतें कर रहा है उल्टी सीधी, उस वीडियो के अंदर आपकी फोटो भी आ गई। अब वो वीडियो कॉल क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अब वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो गई तो अगर वो वीडियो कॉल किसी को दिखाई जाए, उसमें तो यही लगेगा ना कि आप उस इंसान को जानते हो, तभी तो इस प्रकार की हरकतें आपके सामने बहुत आसानी से कर पा रहा है। अब जिसने वीडियो कॉल की थी उसको तो आप नहीं जानते, उसने फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करके आपके फोटो के साथ, आपकी वीडियो के साथ वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब वो क्या कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो तुम मेरे अकाउंट के अंदर इतने पैसे जमा करा। कुछ लोग इस तरीकों से फंस भी जाते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी अननोन नंबर से आपके पास वीडियो कॉल आती है, कभी भी वीडियो कॉल को आप उठाओ मत। इमरजेंसी है, उठानी पड़ती है, तो कम से कम पहले ये देख लो आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए, या कैमरे के ऊपर क्या करो, अपना फिंगर पुट कर दो, ताकि जब वीडियो कॉल अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, कम से कम आप सामने वाले को देख पाओ, पर आपकी फोटो, आपकी आइडेंटिटी उसके पास ना जा पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड सिस्टम होते हैं जो आपको झांसे में लेने के लिए होते हैं। तो कभी भी कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है किसी भी जगह पर, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, आप कभी भी उसको रिट्राइव मत करो, एक्सेस मत करो, ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लिंक्स हैं, जब आप कहीं पर भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, वो लिंक आ गया, आपके मोबाइल के अंदर भी डेटा भर गया है, स्टोरेज फुल हो गई, आप लिंक को क्लिक कर देते हो और वो लिंक आपको किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है ना। तो वहाँ पर आपको फिर हराश किया जाता है, आपके पास फ़ोन कॉल आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको नुकसान किया जाता है, जी हमको पता है आप इस वेबसाइट पे गए थे, आपने इस वेबसाइट के ऊपर ये देखा था, आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, नहीं तो मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा। तो ऐसी हराश वाली कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू रहते हैं, कहीं ना कहीं डेटा को मिसयूज़ किया जाता है। आप कभी भी कोई भी डेटा को, कुछ भी ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पर देख लो, आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर पुट मत करो, क्योंकि वो डेटा कहीं ना कहीं लीक होता रहता है, कहीं ना कहीं सेव होता रहता है, और उसका मिसयूज़ होकर आपके ऊपर भी कोई ना कोई नुकसान आपके लिए पैदा हो सकता है। तो देख लिया करो ऐसा सब। तो
ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे सिक्योरिटी इशू हमारे ई कॉमर्स में भी होते ही हैं। अब बात कर रहे हैं आगे, हमारा जो टॉपिक है एम कॉमर्स का। अब एम का मतलब क्या है, यहाँ पे एम का मतलब है मोबाइल, मोबाइल कॉमर्स। अब मोबाइल कॉमर्स के अंदर सिंपल सी बात है, आजकल हम मोबाइल से काफ़ी सारे काम करने लग गए हैं, मोबाइल से काफ़ी सारे काम करने लग गए हैं, तो दैट इज़ द मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स देखो कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले सिंपल फ़ोन थे, 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, आजकल तो 5G भी लॉन्च होने लगा है, 5G भी एग्जिस्टेंस में आने लगा है। दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, तो अगर इसके हम डिफाइन करें एम कॉमर्स को कैसे, तो एम कॉमर्स इज द use of mobile devices to communicate, inform transaction and the entertain using text and data via the connection to the public and the private network। तो अब हम मोबाइल के ऊपर भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज द एम कॉमर्स। ठीक है, तो एम कॉमर्स के अंदर आपकी बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन भी होने लगी हैं, काफ़ी सारे मोबाइल डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो, सारी की सारी बातें आने लगी हैं एम कॉमर्स के अंदर। मोबाइल कॉमर्स के अंदर अगर आपको एयरलाइंस की टिकट परचेज करनी है, मूवी टिकट परचेज करनी है, रेस्टोरेंट की बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन करनी है, होटल की बुकिंग करनी है या रिजर्वेशन करनी है, ये सारी की सारी बातें किसमें आ गई हैं, एम कॉमर्स के अंदर। तो एम कॉमर्स के अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं, तो एम कॉमर्स का जो मेन एम है क्या है, वो हमारी ट्रेडिंग को कन्वीनियंट बनाना, बोले तो सुविधाजनक बनाना। इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी सोल्यूशन को फॉर क्विकर परचेज ऑफ गुड्स को आजकल हम तुरंत उसी टाइम पर परचेज कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी गुड्स की जो सर्विसेज हैं वो भी आपको मिल जाती है, गुड्स आपकी तुरंत डिलीवर हो जाती है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस जगह पर सेल परचेज करने के लिए नहीं जाना पड़ता। रेयरली हैज़ ए न्यू एरिया ऑफ द बिजनेस बीन एयर हेल्ड विद सच एंथुसियाज्म सच एज द मोबाइल कॉमर्स। और आई थिंक इस मोबाइल कॉमर्स के बारे में आप ज़्यादा जानते भी होंगे, आज कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोबाइल कॉमर्स की हेल्प से बैंकिंग का काम कर लो, आप टिकट बुक कर लो, सेल कर लो, परचेज कर लो, कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग कर लो, मतलब जो भी आप काम मोबाइल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो, इंटरनेट की फॉर्म में कर रहे हो, सारे के सारे काम किस में आ गए हैं, मोबाइल कॉमर्स में आ गए हैं। ठीक है, तो मोबाइल कॉमर्स के अंदर आप बिल पे करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं। अब एम कॉमर्स की अगर बात करें तो एम कॉमर्स के अंदर आपके क्या एडवांटेजेस हैं। पहले कंप्लीटली कस्टमाइजेशन, तो पहले ये नहीं था तो हमारे काम ज़्यादा अच्छे से नहीं होते थे, बट आजकल आपको फैसिलिटीज़ बेटर मिलने लगी हैं, पर्सनल सर्विस मिलने लगी है, आपकी इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिल जाती है, आप कहीं से भी सेल परचेज आसानी से कर सकते हो, ये पूरा का पूरा डेटा आपको अपडेट मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो मोर कन्वीनियंस। तो आजकल ये स्मॉल साइज भी है मोबाइल का, तो सामने वाले के पास भी होता है मोबाइल, हमारे पास भी है, तो ये मोबाइल को यूज़ करना, उनसे अपने को सेल परचेज करनी बहुत ईजी हो गया है। फिर एक्सपेंडेड रीच, मोबाइल की वजह से, क्योंकि छोटा सा मोबाइल है, इस मोबाइल को आप रखकर यूज़ करके कहीं पर भी रीच कर लेते हो, कहीं से भी डेटा रिट्राइव कर लेते हो। लैपटॉप हाथ में होना, कंप्यूटर हाथ में होना जरूरी नहीं है, आजकल मोबाइल डिवाइस से आपको पता है कि आपकी रीच हर जगह पे होने लगी है, आप कहीं पर भी पूरी अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप की बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी किसी का क्वेश्चन आया कि व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऐसी हैक नहीं होती है, व्हाट्सएप ऐसी हैक नहीं होती है। पहली बात ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, छोटी छोटी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो। सेटिंग्स में जाओगे ना, सेटिंग्स में, मोबाइल की सेटिंग्स में, मोबाइल की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन, मोबाइल की सेटिंग्स में जाओगे तो नोटिफिकेशंस के अंदर जाना, नोटिफिकेशन आपको बंद रखनी चाहिए। किस किस की पता है आपको? एसएमएस की नोटिफिकेशन बंद रखनी चाहिए। दूसरी नोटिफिकेशन आपकी जो व्हाट्सएप है उसकी नोटिफिकेशन आपको बंद रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? आपका मोबाइल किसी ने 10 सेकंड के लिए लिया,
उस पर्सन के पास मान लो आपकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन है, बैंक की डिटेल है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, उसने आपकी डिटेल कहीं पर पुट की। अब ओटीपी किसके पास आएगा? ओटीपी तो आपके मोबाइल पे आएगा, और वो मोबाइल आपका किसी एक पर्सन के हाथ में है एक सेकंड के लिए, या आपका मोबाइल कहीं पे रखा हुआ है। जैसे भी ओटीपी आया वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुआ, क्योंकि आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन है। मोबाइल की नोटिफिकेशन क्योंकि ऑन है, नॉर्मल एसएमएस की भी, तो उस एसएमएस के अंदर फटाफट ऊपर से क्या दिख गया? सामने वाले को ओटीपी दिख गया, और उस ओटीपी से सामने वाले ने आपके बैंक अकाउंट का काउंट कर दिया। सामने वाले 2 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट का काउंट कर दिया, 2 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी नोटिफिकेशन होती है स्पेशली एसएमएस की, बंद रखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप कहीं बैठे हो, आपका मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं है, आपका मोबाइल वैसे ही रखा हुआ है, स्क्रीन दिख रही है, सामने वाले ने क्या किया? चालाकी से आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी भेज दिया। अब ओटीपी तो सामने दिख गया मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ऑन है। ओटीपी डालते ही उसने आपके मोबाइल का, आपके डेटा का काम कर दिया। तो नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाकर सबसे पहले एसएमएस की नोटिफिकेशन आपको बंद रखनी चाहिए, कि जब भी एसएमएस आए, एसएमएस सिर्फ आप तब देख पाओ जब आप मोबाइल का लॉक खोलो। मेरे मोबाइल में भी एसएमएस की हमेशा नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ। ऊपर तो दिख जाता है, हल्का सा सिग्नल आ जाता है कि हाँ भाई एसएमएस आया हुआ है, पर जब तक मैं उसका पैटर्न लॉक या पासवर्ड नहीं खोलता हूं तब तक वो एसएमएस कोई देख नहीं सकता है मेरे अलावा। तो एसएमएस की नोटिफिकेशन बंद रखनी चाहिए। दूसरी बात करूं व्हाट्सएप की भी। व्हाट्सएप का तो आजकल ऐसे बना हुआ है कि जैसे ही आप मोबाइल खोलते हो आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन फटाफट आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सामने कोई बैठा हुआ है तो उसको भी पता चल जाता है भी फलाने फलाने के मैसेज आए हुए हैं। तो हमारे मैसेज दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी ना बने हैं। तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी आप बंद रखो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी बंद रखो। दूसरी बात, व्हाट्सएप हैक कैसे होती है? जल्दी से, व्हाट्सएप इतनी जल्दी हैक नहीं होती है। व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन है, सेटिंग में जाओगे ना, सेटिंग में जाकर एक ऑप्शन है लिंक ए डिवाइस का। आप अपने अपने मोबाइल में अभी चेक करना, कहीं लिंक ए डिवाइस के अंदर जाके चेक करो कि आपका मोबाइल कहीं पर एक्सेस तो नहीं हो रहा, आपका मोबाइल किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चल रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना, वहां पे चेक करना, जो हमारे जो व्हाट्सएप के ऊपर 3 डॉट बने होते हैं ना, इन 3 डॉट पे क्लिक करना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको लिंक के डिवाइस का, लिंक के डिवाइस पे चेक करना आपका व्हाट्सएप कहीं से पहले से किसी डिवाइस पे चल तो नहीं रहा, लाइक कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या किसी और मोबाइल में, आपको पता चल जाएगा। अगर वो पहले से चल रहा है किसी और डिवाइस में तो वहां पर उन डिवाइसेस के नेम दिखा देगा। अगर आप वहां से लॉग आउट करना चाहते हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिया होगा लॉग आउट फ्रॉम द ओल्ड डिवाइसेस, तो आप लॉग आउट फ्रॉम द ओल्ड डिवाइसेस कर देना। इससे क्या होगा, जहां जहां आपकी व्हाट्सएप एक्सेस हो रही है ना, वहां से आपकी लॉग आउट हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने अपना मोबाइल दिया किसी को 5 मिनट के लिए मोबाइल यूज करने के लिए और आपको पता नहीं चला, उसने क्या कि आपकी व्हाट्सएप को लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस कर लिया और आपका मोबाइल आपको वापस दे दिया। आपको तो पता ही नहीं है कि आपकी सारी चैटिंग वो रीड कर रहा है, सारी बातें वो रीड कर रहा है। तो व्हाट्सएप के ऊपर सिक्योरिटी, सेफ्टी रखना हमारे हाथ में होता है। तो देख लो व्हाट्सएप की सिस्टम पे एक्टिव है तो वो 3 डॉट पे क्लिक करो, लिंक के डिवाइस पे जाओ, वहां पे चेक करो, वहां से लॉग आउट कर दो ऑल डिवाइसेस से। तो ये पे छोटी छोटी चीजें होती है, अगर हम ध्यान में रखें तो इन सिक्योरिटीज को हम बहुत टाइट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जब हम बंद कर देंगे ना एसएमएस की, तो नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर पॉपअप फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा। आप समझ रहे हो? किसी ने भी क्वेश्चन पूछा कि अगर नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे तो ओटीपी कैसे दिखेगा? अरे ओटीपी तो फिर भी दिखेगा, बट आपको मैसेज वाली ऐप में प्रॉपर जाके वहां पर आपको एसएमएस देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, आपने नोटिस किया है ना, मोबाइल के अंदर, ये मोबाइल है आपका, मोबाइल पे आपका एसएमएस आया और वो एसएमएस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, तो उसको मैं बोल रहा हूं वो नोटिफिकेशन आपकी बंद हो जाएगी। बट मोबाइल में जो आपकी ऐप है एसएमएस की, वो ऐप खोल के तो आप मैसेज चेक कर ही सकते हो ना। मैं वो कह रहा हूं नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, ताकि जो यहां पर डिस्प्ले होते हैं ना आपके मैसेज, वो बंद हो जाते हैं। तो वो नोटिफिकेशन बंद रखो, क्योंकि ये मोबाइल मान लो किसी के सामने पड़ा हुआ है, सामने वाले ने ओटीपी जनरेट कर दिया, आपको तो पता नहीं है, और वो ओटीपी आया, उसने फटाफट से ओटीपी डाल दिया अपने मोबाइल के अंदर, आपके तो अकाउंट को खाली कर दिया उसने। तो वो इसलिए नोटिफिकेशन ऑफ करनी बहुत जरूरी है। और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन तो धड़ 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 आती है हम सबके मोबाइल के अंदर, जैसे नेट खोलते हैं व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ही आ रही है। तो वो नोटिफिकेशन तो मैं अपने मोबाइल में बंद ही रखता हूँ।
हमेशा से, हालांकि मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेक रहता है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे अगर मैं बात करूँ तो बंद ही रखता हूँ मैं लगभग, बट मैं आपको वैसे ही पर्सनली बता रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन ऑफ रखो तो ज़्यादा बेटर है। मेरे मोबाइल के अंदर बस दो ही चीज़ें ऑन रहती हैं, एक मोबाइल की रिंगटोन और दूसरा नॉर्मल जो एसएमएस होता है उसकी रिंगटोन। बाकी मेरे मोबाइल में सब नोटिफिकेशन टोटल ऑफ रहती है, मैं कोई भी चीज़ मैंने अलाउ कर ही नहीं रखी है। मेरी स्क्रीन हमेशा खाली मिलेगी आपको, हमेशा खाली। तो ये काम आप भी करेंगे ना तो आप देखना हमारा टाइम कितना बचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिन के अंदर हम जो बेकार कर रहे हैं, पता कहाँ कर रहे हैं? नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर के अंदर। फेसबुक की नोटिफिकेशन ऑन है, इंस्टाग्राम की ऑन है, व्हाट्सएप की ऑन है, बारी बारी से यही चेक करते रहते हैं और पता चलता है कि 2 घंटे निकल गए हमारे, कभी इसकी नोटिफिकेशन आ रही है कभी उसकी आ रही है। इसलिए मैंने ना टाइम बचाने के लिए मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर रखी होती हैं, सारी नोटिफिकेशन ऑफ है। रिंगटोन सिर्फ 2 ही ऑन रहती हैं, एक तो मोबाइल की नॉर्मल रिंगटोन और एक एसएमएस की रिंगटोन, बाकी सब टोटली ऑफ। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी ऑफ रहती है जब भी व्हाट्सएप पे भी होता हूँ मैं। तो ये काम आप करके देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। और मोबाइल को कैसे मैनेज करना है, माइंड को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि मेरे चैनल पे जो माई सेशन के नेम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो पहली वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन के नेम से, वो वीडियो को देखना। आपकी स्टडीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप चाहो तो इम्प्रूव कर सकते हो। वो कॉल कभी कभी बाउंस हो जाती है, नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी कॉल बाउंस भी हो जाती है। कि मान लो आपने किसी को कॉल मिलाया और कॉल उसके पास ना जाकर किसी और के पास चला गया, तो उसको बोलते हैं कॉल बाउंस। तो कभी कभी ऐसी कॉल बाउंस आपके पास भी आ जाती है कि वो कॉल मिला तो कहीं और रहा था, कॉल मिल गई आपको, तो नेटवर्क कभी कभी ना टकरा जाता है, मिस्टेक पैदा होती है, तो ऐसा भी होता है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि सामने वाला कॉल करेगा तो कॉल पता क्या लिखी हुई जाती है? अननोन, नंबर ही नहीं लिखा हुआ आता, क्या लिखा हुआ आता है? अननोन। तो वो एक डिफरेंट सी ऐप होती है, वो लोग यूज़ करते हैं फ्रॉड कॉल करने के लिए, तो ऐसा भी होता है। और वैसे भी जो इंडिया की जो कॉलिंग सिस्टम है, इंडिया के जितने भी नंबर हैं आपको पता है कि +91 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? +91 से। और कभी कभी तो बाहर के नंबर से कॉल आती है, +92 पाकिस्तान से कॉल आती है। तो +91 को छोड़कर नंबर्स के आगे कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप वो कॉल हो सके तो अटेंड मत किया करो। ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, तो आप देख लिया करो कॉल किस तरह की अटेंड कर रहे हो आप। फिलहाल तो अगर आपके पास ट्रू कॉलर ऑन रहता है तो स्पैम कॉल पता चल जाती है आपको स्पैम कॉल है। फिलहाल आने वाले टाइम के अंदर ट्रू कॉलर की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी पता है आपको? गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लाने जा रही है कि सामने वाले पर्सन ने नंबर सेव किया है नहीं किया है, आपके पास नंबर सेव है नहीं है, सामने वाले की कॉल आएगी तो नंबर के साथ साथ ना सामने वाले का नेम भी लिखा हुआ आएगा। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम अप्लाई करने जा रही है। आपके पास अगर ट्रू कॉलर मोबाइल में नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, किसी भी कॉल आएगी, नए नंबर से भी कॉल आ रही है, तो उस नए नंबर के साथ सामने वाले का नेम भी लिखा हुआ आएगा बाय डिफॉल्ट, तो सामने वाला वैसे ही पकड़ा जाएगा। तो सामने वाले को आप वैसे भी कैच कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली आज। क्या लगता है सिक्योरिटी फीचर में हम कहाँ कहाँ हैं लाइफ में? सिक्योरिटीज बहुत सारी हमारे हाथ में होती हैं। 2013-14 के अंदर फेसबुक के लूप्स थोड़े लूज थे, कोई ना कोई लूज पॉइंट था, वहाँ पर आईडी उस टाइम हैक हो जाती थी। आजकल लूप्स बहुत टाइट हो चुके हैं, तो किसी की भी आईडी को हैक करना इतना आसान नहीं है। ईमेल अगर आप चाहते हो कोई और ऑन ना करे आपकी, तो ईमेल के ऊपर एक ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो आप हमेशा ऑन करके रखो। जब भी ईमेल के ऊपर वो पासवर्ड आप लगाओगे तो आपसे आपके नंबर पे ओटीपी भेजता है। आप ओटीपी जब डालते हो तभी वो आपकी ईमेल भी तब ऑन होती है। तो ईमेल के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, आप ये भी चेक कर सकते हो आपकी ईमेल कहाँ कहाँ पर एक्टिव है। आपकी ईमेल मान लो कहीं पर और पे एक्टिव है और आपके कॉन्टैक्ट अगर आपके ईमेल पे सेव होते हैं
तो जिस पर्सन के पास आपकी ईमेल एक्टिव रहती है ना, तो उसको भी पता रहता है कि आप कॉल किस किस को करते हो, आपको पता भी नहीं चलता इस बात के बारे में। मतलब जो ईमेल आपके मोबाइल में है वही ईमेल किसी और पर्सन के मोबाइल में है, सिस्टम में कहीं पर लैपटॉप में खुली हुई है वही ईमेल। तो जहाँ पे लैपटॉप पे खुली हुई है ना, तो वहाँ उसको पता चलता रहता है कि इसने रिसेंटली किस किस को कांटेक्ट किया, किस किस नंबर को बार बार कॉल जा रही है। बट इस चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता रहता है। तो ईमेल के अंदर भी एक ऑप्शन है, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आप अपनी ईमेल को लॉगिन करके देखो, एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल कहाँ कहाँ एक्टिव है। तो बाकी जगहों से उसको लॉग आउट कर दिया करो। ईमेल एक ही जगह पर, एक टाइम पर एक ही जगह पर एक्टिव होनी चाहिए। या आपके पास 2 मोबाइल है, आपके दोनों मोबाइलों के ऊपर ईमेल सेम एक्टिव है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी परमिशन के बगैर ईमेल कहीं और चल रही है तो वो नुकसान का कारण है। ये भी आप सिक्योरिटीज़ के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कुछ कुछ समझ में आया क्या? क्या लग रहा है, कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? अब हमारा ये टॉपिक है ई गवर्नेंस का, ठीक है। ई गवर्नमेंट कह लो, ई गवर्नेंस कह लो। कहता है कि ई गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अगर हम इंफॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करें, कौन यूज करे? गवर्नमेंट। कैसे? अपनी रेंज को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए, या बिजनेस को, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी को, इन एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड द कन्वीनियंट मैनर के अंदर, मेकिंग गवर्नमेंट प्रोसेसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड द स्टेटिंग डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया? ई गवर्नमेंट के अंदर हो गया। तो ई गवर्नमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस तक हैं, चाहे लोगों तक हैं, या सोसाइटी तक हैं, या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज तक हैं। जब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहुंचा रहे हैं, बट उसके अंदर क्या होगा? पारदर्शिता होगी, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ई गवर्नेंस इज ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट पीपल टू फॉर देयर ट्रांजैक्शन इन वन साइट। हम क्या करते हैं? एक साइट के अंडर में रहकर लोगों को गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो दिस साइट इज यूजली अ हब ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये साइट कौन सी होगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक पूरा का पूरा हब है। इसके अंदर हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो दिस साइट फैसिलिटेट्स यूजर टू फाइल एन एफआईआर। जब भी किसी को कुछ गड़बड़ होती है उसके खिलाफ आप एफआईआर लगा सकते हो। मतलब जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एप्लीकेशन, लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं,
पैन कार्ड की एप्लीकेशन है, रिजर्वेशन की है, ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ से मिल रही हैं? ई गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल रही हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा? बेटर डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। गवर्नमेंट अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज सिटीजन को दे पाएगी। इंटरेक्शन हमारी बहुत इजी हो जाएंगी बिजनेस के साथ और इंडस्ट्री के साथ, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सिटीजन्स का शक्तिकरण होगा, सशक्तिकरण, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर पाएंगे। मतलब लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहाँ पर पैसा खर्च किया नहीं किया। मोर एफिशिएंट टू गवर्नमेंट मैनेजमेंट। जब सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी तो गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें कि ई गवर्नेंस की आखिर क्यों ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस कैन ट्रांसफॉर्म सीनियर सिटीजन सर्विसेज, प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू एम्पावर सिटीजन्स। जब हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा देते हैं तो जो लोगों का जो इंफॉर्मेशन के अंदर जो रोल होता है वो बढ़ जाता है, डेमोक्रेसी के अंदर रोल बढ़ जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या किया, बेटर लाइफ के लिए उन्होंने क्या किया, ताकि लोगों का जीवन जीने का तरीका बढ़ जाता है और वो अगली जनरेशन के लिए भी और ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। तो ई गवर्नेंस इसलिए एग्जिस्टेंस में आया है। अगर हम बात करें कि ई गवर्नेंस के जो कंपोनेंट हैं, इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल हैं, कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, सर्विस कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट का टॉपिक है। इसके बाद कहते हैं कि ई गवर्नेंस की कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज तो आप सब जानते होंगे, चाहे वो लाइसेंस की है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की है, चाहे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, चाहे गवर्नमेंट के जो भी पोर्टल है, चाहे सीएससी सेंटर के लगवा लो, सारी वेबसाइट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका डेथ सर्टिफिकेट है, किसी की माइग्रेशन का सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन वोटिंग है, या टैक्स आपको ऑनलाइन कलेक्ट करना है, आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है, हेल्थ की सर्विसेज हैं, कोई आपको ऑनलाइन कार्ड बनवाना है, कोई ऑनलाइन आपको चेकिंग करवानी है, या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको कैंसिल करनी है, आपको ऑनलाइन आरटीआई लगानी है, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने हैं, किसानों से रिलेटेड रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी सर्विसेज की होगी, ये ई गवर्नेंस के अंदर हो गई। तो ई गवर्नेंस के अंदर आपको गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सर्विसेज मिल रही हैं। अगर हम ई गवर्नेंस के अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स के अंदर क्या क्या है, ध्यान से देखना। पहला मॉडल तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाती है वो तो हो गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। ठीक है, फिर गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन बिजनेस टाइप के लोगों तक भी जाती है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से सिटीजन तक भी जाती है। ठीक है ना, तो ये इस तरह के हैं ये। फिर कुछ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ तक की भी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, हमको उनसे भी इंटरेक्शन करनी होती है, उनसे भी काम कराना होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पर 4 मॉडल इन्होंने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं? जैसे हमारे पास आपने देखा था ना, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू बिजनेस, वैसे ही ई गवर्नेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। जो अगर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है तो वो हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। वो इंफॉर्मेशन का फ्लो अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस तक हो रहा है तो दैट इज, अगर वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से बिजनेस की ओर जा रही है तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट से सिटीजन को हम काफ़ी सारी फैसिलिटीज देते हैं, गवर्नमेंट सिटीजन को काफ़ी सारी फैसिलिटीज देती है ना ऑनलाइन, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो गवर्नमेंट से अगर एम्प्लॉइज़ की बात करें तो ये हो गया जो गवर्नमेंट जब एम्प्लॉइज़ के साथ इंटरेक्शन करती है तो वो हो गया हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो ये हमारे पास ई गवर्नेंस का टॉपिक था। पीडीएफ पे स्टडी करके देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, अगर मेरे पास कोई एमसीक्यू का पीडीएफ हो तो जरूर मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर, सिक्योरिटी कैसे टाइट करें व्हाट्सएप की,
है इंस्टा की, नोटिफिकेशन की, कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टिंग से थोड़ा सा अपडेट रहा हूँ। अभी तो मैं थोड़ा आउटडेटेड रहता हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पहले मैं सिक्योरिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता था, मैं अपना वेरिफिकेशन करना ऑनलाइन, कुछ ज़्यादा ही था मेरे पास ये काम। देखते हैं कल क्लास करेंगे नहीं करेंगे, बट एक दिन तुम लोग भी सब रिवीजन कर लिया करो। मैं तो कहता हूँ अच्छे से। मुझे भी एक दिन का कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है। ई कॉमर्स की बुक है ये। आई थिंक बीकॉम में बच्चे फॉलो करते हैं ई कॉमर्स की बुक, देख लेना।